साथियों नमस्कार। हम राजस्थान के इतिहास में सन 57 की क्रांति पढ़ रहे थे और इस संबंध में हमने अब तक 2 कक्षाओं के माध्यम से राजस्थान में होने वाले 1857 क्रांति की पूर्व स्थितियां यानी इसके कारण हमने पढ़ लिए हैं। क्रांति के समय राजपूताना की स्थिति क्या थी, कौन किस पद पर आसीन था, विभिन्न सारे पदाधिकारी, शासक, सामंत, ये सब हमने सैन्य अधिकारी सारे के सारे नाम हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद में राजस्थान में जो क्रांति की शुरुआत होती है वे नसीराबाद से होती है और वो नसीराबाद से क्रांति क्यों प्रारंभ हुई इस संबंध में हमने सारी चर्चाएं कर ली है। अब इस आज की कक्षा में हम राजपूताना की क्रांति के जो प्रमुख केंद्र हैं, किन किन छावनियों में ये क्रांति हुई है, किन किन मुख्य मुख्य स्थानों पर क्रांति का विस्तार हुआ है, वो सारी बातें हम आज की इस कक्षा में पढ़ने का प्रयास करेंगे। नसीराबाद की छावनी के बाद में नीमच में अगली छावनी है जहां इस क्रांति का विस्तार हमें देखने को मिलता है। आप इस बात से परिचित हैं कि जो नीमच छावनी है वो वर्तमान में राजपूताना राजस्थान का भाग नहीं है। नीमच की वर्तमान में अवस्थिति आपके मध्य प्रदेश में है और इस बार हम पहले बात कर चुके हैं कि इस नीमच छावनी पर मेवाड़ रियासत का प्रशासनिक अधिकार रहता था। अब नीमच में क्रांति कैसे हुई है तो आप इस बात को समझने का प्रयास करें। जैसे ही नसीराबाद में आपकी क्रांति हुई तो इसकी सूचना आपके अगली छावनी नीमच में पहुंची और नीमच में एक ब्रिटिश अधिकारी थे जिनका नाम था एबोट। इस एबोट ने यह प्रयास किया कि जो कार्य नसीराबाद में हुआ है वह कार्य नीमच छावनी में नहीं हो पाए, इसीलिए उन्होंने समस्त सैनिकों को बुलाया और सैनिकों के सामने एक बात रखी कि सभी सैनिक इस बात की शपथ लेंगे कि वे कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो कंपनी के विरुद्ध हो। यह हम एक प्रत्यक्ष रूप से कहें तो एबोट ने इस बात का प्रयास किया कि कोई भी जो भारतीय सैनिक है या जो कंपनी का सैनिक है वे क्रांतिकारियों के साथ नहीं रहे। यह घटना आपके 2 जून 1857 की थी। लेकिन इस सारी घटना के विरोध एक आपके सैनिक अधिकारी थे मोहम्मद अली बेग, उन्होंने किया। उन्होंने ये बात एबोट से कही कि पहले आप इस बात की शपथ लीजिए कि जो हम जिस आटे का हम प्रयोग खाने के लिए करते हैं उसमें हड्डियों का चूरा नहीं मिला है, या जो चर्बी वाली जो आपकी घटनाएं हैं जिसमें गाय और सूअर की चर्बी थी कारतूसों में, वो घटना सत्य है, पहले आप इस बात की शपथ लीजिए। लेकिन मोहम्मद अली बेग द्वारा जितनी ये बातें कही गई है उनमें से किसी भी बात का उत्तर आपके एबोट नहीं दे पाया। तो नीमच के छावनी के जो जितने भी सैनिक है उनके अंदर संदेह हो गया कि कहीं ना कहीं एबोट है उन्हें क्रांतिकारियों से अलग करने का प्रयास कर रहा है। और क्योंकि एबोट कोई सही उत्तर नहीं दे रहा है, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहा है, तो अगले ही दिन 3 जून 1857 को हीरा सिंह के नेतृत्व में, इस नाम का आप याद रखेंगे, नीमच में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? आपके हीरा सिंह ने। और इन्होंने क्रांति का बिगुल बजा दिया। तो नीमच में जो क्रांति की शुरुआत हुई है वह आपके 3 जून 1857 को हुई है और जिसके नेतृत्व करता था आपके हीरा सिंह। लेकिन नीमच छावनी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ के जो सैन्य अधिकारी थे, जो ब्रिटिश सैन्य अधिकारी थे, उनका संघर्ष आपके यहाँ के सैनिकों और क्रांतिकारियों से हुआ है और इस संघर्ष में क्रांतिकारी की विजय हुई है। एक समय ऐसा भी आया कि जो आपके ब्रिटिश अधिकारी थे उनके जो आपके मान लीजिए आपके महिलाएं थी और बच्चे थे, उनको विशेष एक स्थान है डूंगला स्थान पर जाकर शरण लेनी पड़ी। तो एक प्रकार से नीमच छावनी पर क्रांतिकारियों को अधिकार हो गया और वो अधिकार किसके नेतृत्व में हुआ? आपके हीरा सिंह के नेतृत्व में हुआ। अब क्योंकि जो सैन्य अफसर, उनकी जो आपके मान लीजिए आपके महिलाएं हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो सारे के सारे डूंगला नामक क्षेत्र में आपके शरण लिए हुए हैं, तो उनको बचाने के लिए एक ब्रिटिश अधिकारी थे सावर्स, उनको भेजा गया। और सावर्स ने क्योंकि नीमच छावनी पर मेवाड़ का अधिकार है, तो मेवाड़ के तत्कालीन जो आपके राजा थे स्वरूप सिंह, उनसे निवेदन किया कि आप अपनी सेना भेजिए ताकि हम ब्रिटिश सेना और मेवाड़ी सेना के माध्यम से जो सावर्स, जो आपके डूंगला नामक स्थान पर जो ब्रिटिश आपके फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके। और सावर्स ने इसे सैन्य अभियान के माध्यम से डूंगला में लगभग जो आपके 40 महिलाएं और बच्चे बसे थे उनको सुरक्षित वहां से निकालकर उदयपुर भेज दिया। उदयपुर भेजने के बाद में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वरूप सिंह ने ली और स्वरूप सिंह ने क्या किया, उन सभी के सभी 40 जो बच्चे और आपके महिलाएं हैं उनको आपके पिछोला झील में एक आपके मंदिर बना हुआ है, महल बना हुआ है, जग मंदिर महल, और इस जग मंदिर महल में शरण देने का काम फिर आपके स्वरूप सिंह ने किया। तो कई बार आपकी परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं कि जो नीमच छावनी में जो विद्रोह हुआ था, तो उस विद्रोह में जो जितने भी सैन्य अधिकारी हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, तो डूंगला में आपके एक प्रकार शरण लिए हुए थे, वहां पर उनकी सुरक्षा के लिए कार्य करने वाला मेवाड़ शासक कौन था? तो उसका नाम हो जाएगा आपके स्वरूप सिंह। और इनको शरण कहाँ दी गई आपके? तो शरण आपके पिछोला के झील के अंदर महल बने हुए हैं, जग मंदिर महल, वहां उनको शरण दी गई है। जैसा कि आप सब इस बात को जानते हैं, किसी भी सैनिक छावनी में जब सैनिक आपकी क्रांति करते हैं तो क्रांति करने के पश्चात वो किस दिशा की ओर जाते हैं? आपके दिल्ली की ओर जाते हैं।
ताकि वहां जाकर वे बहादुर शाह जफर से अनुमति प्राप्त कर सके। नीमच के जो सैनिक थे उन्होंने भी यही कार्य किया। उन्होंने नीमच छावनी पर क्रांति करने के बाद में, उसके अधिकार करने के बाद में नीमच से ये पहुंचे आपके शाहपुरा। और आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, जो शाहपुरा वर्तमान में है वो किस जिले में आता है, आपके भीलवाड़ा में आता है। इसी प्रकार से शाहपुरा से फिर वो पहुंचा आपके निम्बाड़ा। तो निम्बाड़ा कहाँ वर्तमान आपके चित्तौड़ में आता है। और निम्बाड़ा से फिर वो सैनिक पहुंचा आपके देवली, और देवली से फिर वो सैनिक पहुंचा आपके दिल्ली। तो इस प्रकार से जो नीमच छावनी के सैनिक है उन्होंने ही शाहपुरा में क्रांति की, इन्होंने ही आपके निम्बाड़ा में क्रांति की, इन्हीं सैनिकों के द्वारा देवली जो आपके एक सैनिक छावनी थी वहां पर क्रांति की, और बाद में यही सैनिक कहां पहुंचे, आपके दिल्ली पहुंचे। तो यहां पर हम देखेंगे कि निम्बाड़ा में किस प्रकार से क्रांति हुई है। सबसे पहले जो निम्बाड़ा है, जो प्राचीन काल में हमारे यहाँ राजपूताना में रियासत थी, टोंक रियासत, उस टोंक रियासत का भाग था। और यहाँ के जो हाकिम, एक प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ के जो मुखिया हैं, उनका नाम था साहिबजादा अहमद यार खां। साहिबजादा अहमद यार यहाँ के आपके हाकिम थे, और इनके मन में कहीं न कहीं ब्रिटिश विरोधी भावनाएं थी। और इसी समय जो आपके मध्य भारत है, मध्य भारत में एक क्रांतिकारी थे फिरोज। फिरोज ने अपने आप को मुगल वंश का एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यक्ति घोषित किया, और कहा कि मैं वर्तमान के मुगल बादशाह से जुड़ा हुआ हूं, और अंग्रेजों के खिलाफ मैं आपके विशेष प्रकार से जिहाद का नारा बुलंद करता हूं। तो जो फिरोज है वो मध्य भारत में ब्रिटिश विरोध के प्रतीक थे, और ये फिरोज भी आपके निम्बाड़ा आ चुके हैं। तो एक प्रकार से जो निम्बाड़ा क्षेत्र है वह क्रांतिकारी गढ़ बनता जा रहा था, क्योंकि जो वहां के जो हाकिम है अहमद यार खां और जो फिरोज है, ये दोनों ही मिलकर ब्रिटिश विरोधी नीतियों को प्रोत्साहन दे रहे थे। इसलिए जो सावर्स है, वो सावर्स ये चाहता था कि निम्बाड़ा में किसी प्रकार की क्रांति ना हो। तो उन्होंने क्या किया, एक दूत को अहमद यार खां के पास भेजा, ताकि उन्हें समझाया जा सके कि अगर निम्बाड़ा में कोई क्रांति होती है तो उन क्रांतिकारियों को ब्रिटिश अधिकारी सुपुर्द कर दिया जाए। लेकिन अहमद यार खां ने क्या किया, इस सावर्स के दूत की हत्या करवा दी। और हत्या करवाने के बाद में निम्बाड़ा के अंदर दो आपके हम कह सकते हैं कि क्रांतिकारी थे, ताराचंद पटेल और जियालाल पटेल। ताराचंद पटेल, जियालाल पटेल और इनके साथ फिरोज और अहमद यार खां आपस में जुड़ गए, और इन चारों ने मिलकर फिर निम्बाड़ा में क्रांति करने का आपका रास्ता सही किया। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखेंगे, निम्बाड़ा में क्रांति करने वाले मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो नाम आएगा आपके ताराचंद पटेल और जियालाल पटेल। हालांकि जो इनका विरोध है वो लंबा नहीं चला, और सावर्स के नेतृत्व में, या फिर कह सकते हैं हम ब्रिटिश सेना के नेतृत्व में 19 सितंबर 1857 को निम्बाड़ा पर पुनः अंग्रेजों को अधिकार हो गया। आपको इस बात को ध्यान रखना है, जब निम्बाड़ा पर अधिकार किया, अधिकार करने के बाद में इस निम्बाड़ा क्षेत्र को मेवाड़ रियासत को सौंप दिया गया। इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि मेवाड़ रियासत के जो शासक हैं आपके स्वरूप सिंह, वो समय समय पर ब्रिटिशों का सहयोग कर रहे हैं। तो इस वजह से निम्बाड़ा को मेवाड़ राणा को दे दिया गया। और इस घटना के बाद में जो हाकिम है वो मध्य भारत की ओर पलायन कर गए, और जो आपके ताराचंद पटेल है, उन ताराचंद पटेल को तोप छोड़ा दिया गया, और निम्बाड़ा में एक प्रकार से फिर से शांति स्थापना अंग्रेजों द्वारा की गई। वही सैनिक आपके निम्बाड़ा के बाद में आप कहां पहुंचे, देवली पहुंचे। देवली जो सैनिक छावनी है वो किस जिले में स्थिति वर्तमान अनुसार देखे तो टोंक में। और यहाँ पर आपके टोंक के अंदर के जो सैनिक थे वो सैनिक आपके कौन थे, आपके कोटा कंटिजेंट के सैनिक थे। इस बार हम पहली बात कर चुके हैं, और कोटा कंटिजेंट के सैनिकों और नीमच के सैनिकों ने मिलकर देवली में क्रांति की, और देवली जो छावनी इस पर अधिकार कर लिया। और देवली के बाद में सारे के सारे सैनिक कहां बढ़े, आपके दिल्ली को बढ़े। तो इस प्रकार से आप इस बात को समझने का प्रयास करें। इन सारे नामों को अलग अलग याद नहीं रखना, आपको ऐसे याद रखना है कि जो नीमच छावनी है, नीमच छावनी से क्रांति कहां फैली, आपके शाहपुरा में फैली, और शाहपुरा से फिर ये क्रांति कहां फैली, आपके निम्बाड़ा में फैली। निम्बाड़ा से फिर क्रांति की आग की लपटें कहां पहुंची, आपके देवली में। और यही सैनिक फिर देवली में, देवली से आपके बहादुर शाह जफर की अनुमति लेने के लिए कहां पहुंचे, आपके दिल्ली पहुंचे। नसीराबाद की सैनिक छावनी, नसीराबाद की सैनिक छावनी के बाद में आपके नीमच सैनिक छावनी, और नीमच सैनिक छावनी के बाद में देवली जो सैनिक छावनी थी उसमें किस प्रकार क्रांति हुई हमने देख लिया है। अगली जो सैनिक छावनी है वो है एरिनपुरा। एरिनपुरा में किस प्रकार से क्रांति हुई है इस बात को हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न और महत्वपूर्ण आपसे उठता है कि दो ऐसी सैनिक छावनियां जहां पर हमें क्रांतिकारी घटनाएं देखने को नहीं मिलती है। एक तो वो सैनिक छावनी कौन सी हो जाएगी, आपके ब्यावर, और एक जो दूसरी सैनिक छावनी खेरवाड़ा। तो जो ब्यावर और खेरवाड़ा जो सैनिक छावनियां हैं वहां पर हमें क्रांतिकारी को घटनाएं देखने को नहीं मिलती है। एरिनपुरा में किस प्रकार से क्रांति हुई है उसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर हम पूरे राजपूताना को देखेंगे तो पूरा राजपूताना में दो ऐसे स्थान है, एक तो कोटा और एक आपके एरिनपुरा, जहां पर क्रांतिकालीन जो घटनाएं हैं सबसे अधिक देखने को मिलती है।
एरनपुरा में क्रांति किस प्रकार हुई है, अगर हम इस बात को समझे तो आप पता है कि एरनपुरा में जोधपुर लीजन के घुड़सवार थे। क्योंकि ग्रीष्मकालीन समय था तो जोधपुर लीजन घुड़सवार जो सैनिक प्रशिक्षण देने के लिए कहा गए वो आपके आबू गए। क्योंकि अब तक आपके हम देखते हैं कि नसीराबाद में, नीमच में, देवली में, शाहपुरा में, निम्बाड़ा में विभिन्न स्थानों पर क्रांति हो चुकी है। तो उस क्रांति की जो आपकी आग है वो आपके जोधपुर लीजन के घुड़सवार तक फैल चुकी है। और इन जो घुड़सवार हैं इनके मन में कहीं ना कहीं ब्रिटिश विरोधी भावनाएं पनप रही थी। और 21 अगस्त 1857 को इन्होंने आबू में ही क्रांति कर दी। और वहां पर हमारे जो एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस, उनके पुत्र से इनकी झड़प हुई और इस झड़प में उनका पुत्र घायल हो गया। फिर यही जो सैनिक आपके एरनपुरा पहुंचे और 23 अगस्त 1857 को उन्होंने एरनपुरा की छावनी में क्रांति की शुरुआत कर दी। और इस क्रांति का नेतृत्व करता था यहाँ पर मोतीचंद, तिलक राम और शीतल प्रसाद। जिस प्रकार नीमच छावनी में क्रांति का नेतृत्व करने वाला कौन था, आपके हीरा सिंह। और जिस प्रकार निम्बाड़ा में जो क्रांति करने वाले थे आपके जियालाल पटेल और ताराचंद पटेल, इसी प्रकार एरनपुरा में जो आपकी क्रांति हुई है उस क्रांति के नेतृत्व करता थे आपके मोतीचंद, तिलक राम और शीतल प्रसाद। और इन्हीं सैनिकों ने एक नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, यानी हमें पहले दिल्ली जाना है और रास्ते में फिरंगी का मतलब यहाँ होगी अंग्रेज, अंग्रेजों को मारना है। ये स्लोगन, ये नारा कई परीक्षा में आपके पूछा जा चुका है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस सैनिक छावनी से जुड़ा हुआ है, तो वो आपके एरनपुरा की सैनिक छावनी से जुड़ा हुआ है। लेकिन एक यह महत्वपूर्ण घटना घटती है, जब एरनपुरा के सैनिक दिल्ली जा रहे होते हैं तो मार्ग में पाली जिले के अंदर एक स्थान है खेरवा, और इस खेरवा नामक स्थान पर इनकी मुलाकात जो आपके मारवाड़ के अंदर एक आपके ठिकाना है आउवा, और आउवा ठिकाने का आपके ठाकुर है खुशहाल सिंह से इनकी मुलाकात होती है। और इस मुलाकात के बाद में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया कि जो एरनपुरा के जो सैनिक हैं उनका कार्य और आउवा के ठाकुर का कार्य जो ब्रिटिश विरोधी थे वो दोनों एक हो गए। यानी अब हम आगे जितने भी घटनाएं पढ़ेंगे वो दोनों के एरनपुरा और आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह के सम्मिलित प्रयासों को पढ़ेंगे। इन दोनों ने, एरनपुरा के सैनिकों ने और आउवा के ठाकुर के सैनिकों ने मिलकर किस प्रकार से ब्रिटिश सेना से संघर्ष किया है, किस प्रकार से क्रांति को आगे बढ़ाने का काम किया है, उन सारी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। यहां पर एक बात देख ले कि आखिरकार मारवाड़ के वो कौन से सामंत हैं जिन्होंने इस क्रांति में एरनपुरा के जो सैनिक उनका साथ दिया था। तो आप देखते हैं मारवाड़ के अंदर जैसे आसोप ठिकाना है, आउवा ठिकाना है, आलनिवास ठिकाना है, गुल्लर ठाकुर जो गुल्लर है, इनके जो ठाकुर जो सामंत है उन्होंने आपके क्रांतिकारी को साथ दिया। जैसे आसोप के शिवनाथ, आउवा के कुशाल सिंह, आलनिवास के अजीत सिंह और गुल्लर के किशन सिंह मिडतिया। कई बार वनडे एग्जाम में इनके बारे में खूब प्रश्न पूछा गया है। कई बार तो आपको मिलान करने के लिए पूछ लेंगे, कई बार किसी आपके ठाकुर या सामंत का नाम दे देंगे और पूछ लेंगे कि इस ठाकुर या सामंत का संबंध किस ठिकाने से। और मारवाड़ के जो चारों जो आपके हम कह सकते हैं सामंत है, इन्होंने आपके तन मन धन से जो एरनपुरा के सैनिक उनका सहयोग किया है। होता है कि आखिरकार इन ठाकुरों ने, ये जो मारवाड़ के जो असंतुष्ट ठाकुर है, जो सामंत है, उन्होंने क्रांतिकारियों के साथ क्यों दिया। जब हमने 1857 क्रांति को पढ़ने की शुरुआत की थी तब हमने कहा था कि ब्रिटिशों की जो राजनीतिक और प्रशासनिक नीति है उनसे सामंत वर्ग दुखी था। जैसे अंग्रेजों और मारवाड़ के शासक तख्त सिंह ने क्या किया, सामंतों के कई सारे अधिकार छीन लिए और तख्त सिंह खुद ब्रिटिश कंपनी के संरक्षण में था। अब ये कैसे था, तो हम थोड़े से पुराने स्लाइड देखेंगे। जैसे मान लीजिए जो सामंती सेना है उसको गैर आवश्यक कर दिया, सामंती सेना की जगह अंग्रेजों ने अपनी खुद की सेना बना ली, तो सामंतों के पास सैनिक कार्य नहीं रहा। इसी प्रकार सामंतों को करदाता बनाने का प्रयास किया, सामंतों के समानांतरी कंपनी के द्वारा एक नया वर्ग खड़ा कर दिया, मुत्सदी वर्ग। पहले सामंत राजा को सलाह देने का काम कर रहे थे, लेकिन अब ब्रिटिश नीतियों की वजह से अब राजाओं को सलाह देने का कार्य कौन कर रहा है, आपके मुत्सदी वर्ग कर रहा है। इसी प्रकार सामंतों के विशेष अधिकार समाप्त कर दी। जैसे सामंतों को शरण देने का अधिकार था, भूमि दान देने का अधिकार था, मेवाड़ के अंदर तो नए राणा को चुनने के लिए सैलुमर के राउत को बुलाया जाता था, सामंतों को अपने क्षेत्र में प्रवास संबंधी अधिकार थे, टैक्स वसूलने का अधिकार था, न्याय करने का अधिकार था। लेकिन अंग्रेजों और आपके मारवाड़ के शासक, इन दोनों की मिली जुली से निकलने वाली नीतियों के कारण ये सारे अधिकार सामंतों से छीन लिए गए। अब जब सामंतों सारे अधिकार छीन लिए गए तो जाहिर सी बात है कि सामंत किसके विरुद्ध हो जाएंगे, अंग्रेजों और महाराजा के विरुद्ध हो जाएंगे। और महाराजा खुद ब्रिटिश संरक्षण में है, तो ये बात सामंतों को पसंद नहीं थी, क्योंकि सामंत प्रत्यक्ष रूप से किसका विरोध कर रहे हैं, आपके कंपनी का विरोध कर रहे हैं।
एक और यहाँ पर एक घटना हुई थी कि जो आपके मारवाड़ के शासक थे तख्त सिंह, इस समय अवध के ठाकुर कुशाल सिंह ने क्या किया, आपके एक आपके जागीर है बिठोड़ा जागीर, उस बिठोड़ा जागीर के जागीरदार की हत्या कर दी। अब क्योंकि इस जागीरदार के संबंध तख्त सिंह से थे, तो तख्त सिंह ने एक सेना भेजी ताकि अवध के ठाकुर कुशाल सिंह को परास्त किया जा सके। लेकिन जब ये सेना पहुंची तो इस सेना को आसोप के ठाकुर, गुलर के ठाकुर, आलनेवास के ठाकुर और अवध के ठाकुर चारों की सम्मिलित सेना से आपके संघर्ष करना पड़ा, और इस संघर्ष में तख्त सिंह की पराजय हो गई। और तख्त सिंह इस बात से दुखी था कि उसकी सेना उसके अधीनस्थ सामंतों से परास्त हो गई है, इसलिए अब आपके सामंतों और राजा के बीच में संघर्ष होगा। अब क्योंकि राजा का सहयोग ब्रिटिश कंपनी कर रही है, तो ये एक प्रकार से संघर्ष त्रिकोणीय हो गया, जहां पर एक तरफ तो कौन है, आपके राजा, मारवाड़ का राजा है और कंपनी है, और इनके विरोधी हो गए इनके आपके सामंत। तो मेरे हिसाब से अब आप ये बात समझ गए कि मारवाड़ के अंदर जो आपके आसोप, आलनेवास, गुल्लर और अवध के ठाकुर है, उन्होंने आपके क्रांति के दौरान एरिनपुरा के सैनिकों का सहयोग क्यों किया। एरिनपुरा के जो सैनिक हैं और जो आपके अवध के ठाकुर कुशाल सिंह के सैनिक हैं, उन दोनों की जो सम्मिलित सेना है, उन दोनों की जो सम्मिलित सेना का जो प्रथम संघर्ष हुआ था आपके मारवाड़ के और कंपनी के सेना से, वो संघर्ष हुआ था आपके बिथोड़ा में। अब ये संघर्ष किस प्रकार हुआ उसको थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करें। जब आपके तख्त सिंह की बात पता चली कि जो अवध के ठाकुर कुशाल सिंह और उनके साथ वो गुल्लर, आलनेवास और आसोप के ठाकुर मिल चुके हैं, और इनके साथ एरिनपुरा सैनिक छावनी के जो विप्लवकारी है, जो क्रांतिकारी, वो भी जुड़ चुके हैं, तो उनको किस प्रकार रोका जाए, मारवाड़ को किस प्रकार से सैनिकों गढ़ बनने से रोका जाए। तो तख्त सिंह ने क्या किया, अपने एक सेनापति हैं जिनका नाम है आपका ओनाड सिंह, आप सब इस नाम से मेरे हिसाब से परिचित हैं। ओनाड सिंह के नेतृत्व में एक सेना भेजी, और ओनाड सिंह के साथ में इनके सहयोगी ग्रुप में कुशलराज सिंघवी को, राजमल लोढ़ा को, छत्रसाल को और विजयमल मेहता को भेजा गया। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, कई बार इन नामों से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। इनके साथ में एक ब्रिटिश अधिकारी भी भेजे गए जिनका नाम था हीथकोट। ये भी थोड़ा सा आप नाम याद रखें कि जब पहली बार जब आपके मारवाड़ की सेना अवध के ठाकुर कुशाल सिंह और एरिनपुरा के जो सैनिक छावनी संघर्ष करने आई, तो उस समय कौन सा ब्रिटिश अधिकारी भेजा गया था, तो उसका नाम था आपके हीथकोट। और इस सेना का आपके अवध के ठाकुर कुशाल सिंह की सेना से संघर्ष हुआ 8 सितंबर 1857 को। जिस जगह संघर्ष हुआ उस स्थान का नाम था बिथोड़ा। वर्तमान इसकी स्थिति कहाँ है, पाली में। इसलिए इतिहास में इस युद्ध को किस नाम से जाना गया, आपके बिथोड़ा युद्ध के नाम से जाना गया। लेकिन विद्यार्थियों, ये बिथोड़ा युद्ध अवध के ठाकुर कुशाल सिंह और एरिनपुरा के जो आपके सैनिकों की छावनी है, उन सैनिकों की शौर्य की कहानी बन गई। कैसे इस युद्ध में अवध सेना की विजय हुई और आपके मारवाड़ और कंपनी की सेना की पराजय हुई। इसी संघर्ष में आपके जो आपके मारवाड़ के सेनापति थे ओनाड सिंह, वो अपने 76 सैनिकों के साथ मारे गए। ये एक बहुत बड़ी घटना थी कि एक मारवाड़ के शासक मुख्य सेनापति जो आपके क्रांतिकारी हाथों मारा गया। तो बिथोड़ा का जो युद्ध है वो आपके अवध के ठाकुर कुशाल सिंह के कीर्तिमान को बढ़ाने का काम किया है। अगर हम अगली घटना देखें तो अगली घटना थी आपके चेलावास का युद्ध। इस चेलावास के युद्ध को इतिहास में काला और गोरों के युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। बिथोड़ा के युद्ध के 10 दिन बाद अर्थात 18 सितंबर 1857 को पुनः दोनों पक्षों में संघर्ष हुआ। अब आप यह समझिए दोनों पक्ष कौन से हैं। एक पक्ष जिसमें मारवाड़ का राजा है और कंपनी है, और दूसरा पक्ष जिसमें कौन है, आपके अवध के सैनिक हैं और एरिनपुरा छावनी के सैनिक हैं। इन दोनों पक्षों में ही पहला आपका बिथोड़ा का युद्ध हुआ, और बिथोड़ा के बाद में अगला युद्ध कौन सा था, आपके चेलावास का युद्ध। चेलावास युद्ध किस प्रकार हुआ कि जब बिथोड़ा में आपके ब्रिटिश सैनिकों और मारवाड़ के सैनिकों की पराजय हो गई, तो इस पराजय से हमारे उस समय के एजेंट टू गवर्नर जनरल जिनका नाम था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ये जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस आपके चिंतित थे। और चिंतित इस वजह से थे क्योंकि मारवाड़ में लगातार क्रांतिकारी घटनाएं बढ़ रही है। तो अब ये जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस स्वयं सेना लेकर आएगा, और इनके साथ आपके जो एक आपके सैन्य अधिकारी थे मेक मोशन। और मेक मोशन कौन है, ये आप सब जानते हैं, ये मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट है। तो देखिए युद्ध कितना महत्वपूर्ण है। इस युद्ध में स्वयं एजेंट टू गवर्नर जनरल सेना लेकर आ रहा है, और उनके साथ मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट भी सेना लेकर आ रहा है जिनका नाम है मेक मोशन। अब इन दोनों की जो सेनाएं हैं उनका संघर्ष हुआ है अवध के सैनिकों से। लेकिन यहां पर भी मजेदार ये बात रही, इस युद्ध में भी अवध के सैनिक विजय रहे। अर्थात जो चेलावास का युद्ध है, इस चेलावास के युद्ध में भी अवध और एरिनपुरा के सैनिकों ने मारवाड़ और ब्रिटिश कंपनी के जो सैनिक उनको परास्त कर दिया। और इस युद्ध के बाद में ही जो आपके
मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट है मेक मोशन की हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद में जो उनका सिर है वह औवा के किले पर लटका दिया गया। ये एक प्रकार का प्रतीक था कि हम ब्रिटिश से जो सैन्य अधिकारी हैं या ब्रिटिश जो दमन की नीति उनसे हम डरते नहीं है। आप एक बात ध्यान रखेंगे, जब ओनाड सिंह की हत्या हुई थी तो उसके जो लाश है ये सब उसके साथ बर्बरता नहीं की गई, लेकिन जब मेक मोशन की हत्या हुई तब उसकी जो आपके लाश या जो आपकी उसकी बॉडी है उसके साथ बर्बरता की गई है। तो इस घटना से एक बात और पता चल रही है कि जो सैनिक हैं, भारतीय सैनिक जो क्रांतिकारी है, उनके मन में राजाओं की अपेक्षा कंपनी के विरुद्ध ज्यादा आपकी भावनाएं भड़क रही है। वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कंपनी की वजह से ही शासक और सामंतों का आपसी रिश्ते बिगड़े हैं। तो इस प्रकार से आपकी यहाँ पर दो बातें क्लियर हो जानी चाहिए। जो पहला युद्ध हुआ था आपके बिथोड़ा का, इस बिथोड़ा के युद्ध में, और जो दूसरा युद्ध हुआ था आपके चेलावास का, इन दोनों ही युद्धों में किनकी जीत हुई? आपके औवा के सैनिकों की जीत हुई है। बिथोड़ा के युद्ध में आपके ओनाड सिंह मारे गए हैं और चेलावास के युद्ध में आपके मेक मोशन मारे गए हैं। इन दोनों ही विजयों के बाद में औवा के सैनिक और एरनपुरा के सैनिकों का आपके उत्साह चरम पर था। लेकिन अगला जो उनका संघर्ष हुआ था वो हरियाणा में एक स्थान है नारनौल, वहां हुआ था। आपके उस समय के जो हमारे जो गवर्नर जनरल थे वो इस बात से परेशान हो गए कि हमारे जो एजेंट और गवर्नर जनरल हैं वो क्रांतिकारियों से परास्त हो गए, और मारवाड़ के शासक भी इस बात से परेशान थे कि लगातार उनके सैनिक क्रांतिकारियों से परास्त हो रहे हैं, और न केवल परास्त हो रहे हैं बल्कि मारे भी जा रहे हैं। तो क्या किया जाए? तो मारवाड़ के तख्त सिंह ने पुनः एक सेना भेजी, और इस सेना का नेतृत्व करता कौन थे? कुशल राज सिंह भी। और इनका सहयोग करने के लिए कुचामन के ठाकुर थे केसर सिंह, उनको भेजा गया। और इनके सामने हमेशा की तरह सेना कौन सी थी? आपके औवा की सेना। लेकिन इस नारनौल का युद्ध जो 16 नवंबर 1857 को हुआ है, इस युद्ध में औवा की सेना परास्त हो जाती है, और इस युद्ध में आपके मारवाड़ के जो शासक है तख्त सिंह, उनकी सेना जीत जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं बिथोड़ा की पराजय, चेलावास की पराजय के बाद पहली बार मारवाड़ के सैनिकों को जीतने का मौका मिला आपके नारनौल मिला। लेकिन नारनौल में आपके तख्त सिंह जीता है, लेकिन इस विजय में भी उनका एक सैन्य अफसर था गराड मारा गया है। तो 3 युद्धों में लगातार 3 उनके सैन्य अफसर मारे जा रहे हैं। लेकिन इस पराजय के बाद में कुछ बदला है। सबसे पहला बदलाव आया है कि तख्त सिंह ने आसोप, गुलर और आलनिवास की जागीरें जब्त कर ली। क्योंकि आप सबको पता है कि आसोप के ठाकुर, गुलर के ठाकुर और आलनिवास के ठाकुर ने औवा के ठाकुर का सहयोग किया। तो आपके बदला लेने के इरादे से आसोप, गुलर और आलनिवास इन तीनों की जागीरें जब्त कर ली तख्त सिंह के द्वारा। और जो आसोप के ठाकुर शिवनाथ है उनको तो जोधपुर के किले में नजरबंद कर दिया गया। इसके बाद जो गुलर के ठाकुर आपके किशन सिंह और आलनेवास ठाकुर अजीत सिंह, ये शेखावाटी क्षेत्र की ओर पलायन कर गए। ये बहुत बड़ी घटनाएं थी, क्योंकि इस घटना के बाद में अब औवा के ठाकुर कुशाल सिंह को ना तो आसोप का सहयोग मिलेगा, ना गुलर का सहयोग मिलेगा, ना आलनेवास का सहयोग मिलेगा। ये तीनों जो सहयोग करता है वो अब इनसे अलग हो गए हैं। और इन्हीं परिस्थितियों में औवा के ठाकुर का अंतिम संघर्ष होता है आपके, और उस संघर्ष को हम देते नाम औवा का युद्ध। ये 20 जनवरी 1858 को होता है। इस संघर्ष में आपके ब्रिटिश और मारवाड़ की सेना की ओर से होम्स आई। सेना का नेतृत्व करता कौन था? आपके होम्स। इनके साथ मारवाड़ के सैनिक भी थे, और मेक मोशन की मृत्यु के बाद में मारवाड़ का जो कार्यकारी पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया वो मॉरिसन को बनाया गया। आप नाम पढ़ते हो कि भरतपुर रियासत के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो मॉरिसन थे। लेकिन आपको याद रखना है मेक मोशन की मरने के बाद में मारवाड़ का जो कार्यवाहक पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया वो भी मॉरिसन को बनाया गया था। तो मॉरिसन अपनी सेना लेकर आएंगे, मारवाड़ की सेना है, और इसके बाद में होम्स जो ब्रिटिश पदाधिकारी वो स्वयं सेना लेकर आ रहे हैं, और उनका सामना होगा आपके कुशाल सिंह और उनके भाई प्रत्यु सिंह का। और इस औवा के संघर्ष में भी आपके जो कुशाल सिंह और प्रत्यु सिंह की पराजय होती है। तो जिस प्रकार नारनौल के युद्ध में औवा को परास्त होना पड़ा है, उसी प्रकार औवा के युद्ध में भी ठाकुर कुशाल सिंह और प्रत्यु सिंह को परास्त होना पड़ा है। लेकिन इस औवा के युद्ध के बाद में भी ठाकुर कुशाल सिंह ने हार नहीं मानी। इन्होंने क्या किया? इस सेना का जो कमान है अपने भाई प्रत्यु सिंह को दे दिया, और प्रत्यु सिंह से कहा कि आप निरंतर ब्रिटिशों से प्रतिरोध करते रहें। और तब तक कुशाल सिंह ने क्या किया? ये मारवाड़ से आपके मेवाड़ पलायन कर गए। और आप सभी जानते हैं मेवाड़ के अंदर 2 आपके ठिकाने थे। एक ठिकाना था आपके सेलुम्बर, और एक ठिकाना था आपके कोठारिया। आपने दोनों के नाम सुन चुके हैं। जो सेलुम्बर के रावत थे और जो आपके हम कह सकते हैं कि बोधराज थे, ये दोनों ब्रिटिश विरोधी थे। तो कहीं ना कहीं आपके औवा के ठाकुर कुशाल सिंह है, उनको ऐसा लगा कि अगर मैं मेवाड़ की ओर जाऊंगा तो मुझे सेलुम्बर का भी सहयोग मिलेगा और मुझे कोठारिया का भी सहयोग मिलेगा। क्योंकि अब उनको आसोप, आलनेवास और गुलर का सहयोग तो नहीं मिल रहा है, तो सहयोग किससे लिया जाए? तो कुशाल सिंह का यह मानना था कि अगर मुझे सेलुम्बर का सहयोग मिल जाए और कोठारिया के रावत जोध सिंह का सहयोग मिल जाए
और इनके साथ में एक हमारे और आपके ब्रिटिश विरुद्ध का प्रतीक तात्या है। अगर इन तीनों का आपके हमें सहयोग मिल जाए तो पुनः एक सेना लेकर अंग्रेजों और मारवाड़ राजा से सामना किया जा सकता है। लेकिन आपके जो कुशाल सिंह है वो अपनी इस रणनीति में सफल नहीं हुए और अव्वा पर पुनः आपके ब्रिटिश जो आपके सैन्य अधिकारी हैं उनका अधिकार हो गया। लेकिन युद्ध के बाद क्या हुआ, अव्वा पर अधिकार करने के बाद क्या हुआ, ब्रिटिश सैनिकों ने जो आपके सुगाली माता है जिनका मंदिर अव्वा में बना हुआ है, जिनको क्रांतिकारियों की मां कहा जाता है या क्रांतिकारियों की आराध्य देवी कहा जाता है, उस सुगाली माता की जो मूर्ति है, मां काली की मूर्ति है, उसको लूट लिया और तख्त सिंह ने क्या किया, अव्वा पर अधिकार कर लिया। इससे पहले अशोक, गुलर और आल निवास पर अधिकार कर चुके थे। केवल एक ही आपकी जागीर बची थी, कौन सी, आपकी अव्वावाड़ी, और तख्त सिंह ने इस पर भी क्या कर लिया, आपके अधिकार कर लिया। लेकिन इसके बाद में जो आपके कुशाल सिंह है, वे कुशाल सिंह सन 1858 से लेकर सन 1860 तक निरंतर आपके सहयोग के लिए भटकते रहे और कई सारे क्रांतिकारी उन्होंने संपर्क किया, लेकिन अंत में हार मानकर उन्होंने नीमच नामक स्थान पर आत्मसमर्पण कर दिया। तो ध्यान रखेंगे, ठाकुर कुशाल सिंह ने सन 1860 में एक लंबे संघर्ष के बाद में ब्रिटिश सेना के सामने आत्मसमर्पण किया है। और हालांकि बाद में आत्मसमर्पण के बाद में जब ब्रिटिश न्यायालय में इनके खिलाफ आपके मुकदमा चला तो उस मुकदमे में इनको निर्दोष साबित कर दिया गया। लेकिन 1860 के बाद में भी इनको उनकी जागीर वापस नहीं लौटाई और जागीर प्राप्त करने के कार्य में ही सन 1864 में उनका उदयपुर में देहांत हो गया। बाद में इन्हीं अव्वा सिंह के जो अव्वा के ठाकुर कुशाल सिंह के जो पुत्र थे जिनका नाम था देवी सिंह, देवी सिंह ने 1868 में जाकर अपनी जो जागीर है उसको पुनः प्राप्त किया। तो इस प्रकार साथियों, अव्वा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपने अन्य स्थानीय ठाकुरों के सहयोग से या फिर हम कह सकते हैं कि एरनपुरा के जो सैनिक उनके सहयोग से ब्रिटिश और मारवाड़ शासक जो तख्त सिंह थे उनके खिलाफ किस प्रकार से प्रतिरोध किया, वो प्रतिरोध हमेशा हमेशा के इतिहास में अमर हो गया। इसलिए हम बड़े ही गौरवान्वित रूप से एक प्रकार से विरोध के प्रतीक रूप में अव्वा के ठाकुर कुशाल सिंह को याद करते हैं। तो आज की इस कक्षा में हमने साथियों जो आपकी क्रांति है राजस्थान की, वो राजस्थान की क्रांति किस प्रकार से नसीराबाद से नीमच में फैली, नीमच से फिर वो शाहपुरा, शाहपुरा से फिर आपके निमाड़ा, निमाड़ा से फिर आपके देवली और देवली से होते हुए एरनपुरा में किस प्रकार से क्रांति का प्रसार हुआ है, ये सारी बात हमने पढ़ ली है। अब अगली कक्षा में हम राजस्थान के अंदर जो क्रांति के जो अन्य स्थल हैं उन अन्य स्थलों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।